यस हेलो स्टूडेंट्स, रेशियो एनालिसिस की हमारी सेकंड क्लास है आज, ठीक है। और सेकंड क्लास में अब रिमेनिंग फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, जिसमें लास्ट क्लास में हमने दो पार्ट पढ़ लिए थे, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट ए में लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा था और सेकंड में एक्टिविटी रेशियो पढ़ा था। और आज थर्ड पार्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सबसे बड़ा पार्ट होता है, इसमें नंबर ऑफ फॉर्मूलाज जो होते हैं टोटल 10 होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है सेल्स में से COGS माइनस कर देनी होती है। जैसे वहाँ COGS के लिए सेल्स माइनस GP किया था, तो ट्रांसफर करके हमने सेल्स माइनस क्या कर दिया, COGS कर दिया। क्वेश्चन में सेल्स वही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? ग्रॉस प्रॉफिट में से ग्रॉस प्रॉफिट उठाना होता है, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस क्या कर देने होते हैं, ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस और ऑपरेटिंग इनकम प्लस, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर सर सेल्स का मतलब तो मैं आपको पहले बता दूँ, सेल्स का मतलब होता है यहाँ नेट सेल, जिसमें से सेल्स रिटर्न क्या कर देनी है, माइनस, ठीक है। अगला है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस क्या करोगे, ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो कैसे निकालोगे भाई आप लोग? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? COGS में किसको जोड़ देना है आपको, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। तो ऑफिस एक्सपेंस प्लस सेलिंग एक्सपेंस को ही क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहा जाता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो प्रॉफिट कौन सा वाला लेना है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, जो लास्ट क्लास में कैलकुलेट करी वैसी की वैसे, एसेट साइड से और लाइबिलिटी साइड से। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड में क्या करना है, नेटवर्थ। नेटवर्थ का और नाम क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड, इंटरनल इक्विटी, एक और नाम लिख सकते हो प्रोप्राइटर्स फंड। क्या लिख सकते हो, प्रोप्राइटर्स फंड लिख सकते हो। तो अब सर ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो देखो अगला जो D पॉइंट है हमारा, उसमें ये नेटवर्थ पूरा कैलकुलेट करना बता दूंगा मैं आपको, शेयर होल्डर फंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। उसमें आपको कंप्लीट बता दूंगा मैं। इसका एक और नाम हो सकता है प्रोप्राइटर्स फंड, चारों में से कोई भी नाम हो, एक ही बात आएगी यहाँ पर। अर्निंग पर शेयर EPS, मतलब एक शेयर पे कितना अर्न किया। तो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो आपने जितना भी अर्न किया फॉर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, उसके डिवाइड में क्या कर देना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। बुक वैल्यू पर शेयर इक्विटी शेयर होल्डर फंड, कौन सा फंड है भाई यहाँ पर? सर ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर फंड भी आपको जस्ट अगले वाले D वाले पॉइंट में एक साथ बता देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर फंड कैसे निकालते हैं। डिवाइड में क्या करना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फिर फॉर्मूला नंबर 9 डिविडेंड पेमेंट रेशियो। क्या होता है भाई यहाँ पर, डिविडेंड पेमेंट रेशियो, या डिविडेंड पे आउट भी कर सकते हो आप लोग। तो डिविडेंड पर शेयर यानी DPS, अर्निंग पर शेयर यानी EPS। तो EPS वाला ये रहा जो 7th पॉइंट है, वो उसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा और DPS क्वेश्चन में गिवन होगा, डिविडेंड पर शेयर। प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मार्केट पर शेयर्स डिवाइड में क्या करना है, अर्निंग पर शेयर, यानी MPS डिवाइड में क्या करोगे, EPS, ठीक है भाई। चलो ये सारे आपके फॉर्मूलाज हो गए। एक छोटा सा माइंड वाला फॉर्मूला है जो एग्जाम में 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए लाइक टू बी फिल इन द ब्लैंक्स इनके लिए आता है। ऑपरेटिंग का कोई एक आंसर दे रखा होगा, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो चाहे ऑपरेटिंग कॉस्ट हो, और वो आपको बोलेगा कि भाई जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आंसर दे रखा है 80%, और उसने आपको बोल दिया कि ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकालो, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू 100% में से वो 80% क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो उसका मतलब वो 20% रिमेनिंग वाले ऑपरेटिंग के लिए खिलाएगा। बात आ गई समझ में? तो ये होता है आपका एक माइंडेड फॉर्मूला होता है कि 100% में से ऑपरेटिंग का एक आंसर माइनस कर देना होता है, तो दूसरा ऑपरेटिंग का आंसर निकल जाता है। समझ आ गई बात को? चलो इसको लिखो आप सभी, और फिर एक D वाला पॉइंट और कराना है मुझे आप सबको, फिर वो कराते हैं आपको।
याद हो गया? देखो याद भी हो गया। जादू है, कुछ भी कर सकते हैं हम, इंसान है। चलो देखो नेक्स्ट लास्ट डी पॉइंट है सॉल्वेंसी रेशियो आपका, है ना। ये रेशियो एनालिसिस का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप सभी का। सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे पहला है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो जैसा नाम वैसा फॉर्मूला, तो डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, तो डेब्ट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। प्रोप्राइटी रेशियो, तो शेयर होल्डर फंड को ही प्रोप्राइटी कहते हैं। अरे बात आगे समझ में आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, तो टोटल एसेट्स डिवाइड बाय क्या करोगे? डेब्ट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। अरे बात आगे समझ में आपको? आगे देखो, अब जो है ना यहाँ पर कुछ बात लिख रखी है कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम और क्या हो सकता है? नेट एसेट्स। ठीक है, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और शेयर होल्डर्स फंड। तो अगर इन चारों को आप ऐड कर दोगे तो उसको कहा जाएगा इक्विटी या फिर इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो ये चारों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे लिए ये इक्विटी कहलाएगा ना। इसको नाम दे देते हैं, रुको, शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, इंटरनल इक्विटी, जो आपको मैंने नाम लिखाया था ना, ये कहते हैं इन चारों को। बात आ गई समझ में आपको? फिर डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इन तीनों को जोड़ दिया तो ये क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये जो डेब्ट लिखा हुआ है ना, ये डेब्ट को यहाँ पर हमने लॉन्ग टर्म डेब्ट ही माना है। अरे बात आ गई समझ में? इस डेब्ट को हमने यहाँ क्या माना है? लॉन्ग टर्म डेब्ट माना है, ध्यान रखना बेटा। और ये तीनों चीजें क्या हैं आपके लिए? करंट लायबिलिटी। एक छोटा सा जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे लास्ट पॉइंट में हमने देखा था सर इक्विटी शेयर होल्डर फंड बताइए वो क्या है। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होता है कि आपको उसमें प्रेफरेंस शेयर इंक्लूड नहीं करना। देखो ये चार चीजें मिलके शेयर होल्डर फंड बना। शेयर होल्डर का मतलब है कि इसमें ईएस भी शामिल है और पीएस भी शामिल है। तो हम पीएस को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस क्या करोगे? रिजर्व्स, और प्लस क्या करोगे? सरप्लस। बस ये आपके लिए शेयर होल्डर फंड से कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगा? इक्विटी में। कैसे होगा कन्वर्ट? उसमें से प्रेफरेंस शेयर हमने क्या कर दिया? हटा दिया। अरे बात आ गई समझ में आपको? चलो इसको लिख लो। अब रेशियो एनालिसिस आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो ध्यान रहे अब अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। आप सभी ने एक एक फॉर्मूले सामने लिखे हैं, कैसे इनको एक्सप्लेन करना है, नोट्स हर एक चीज़ आपको लिखी। ठीक है, आपको पहले ही बता रखा है कि डेली एक क्लास अपलोड होती रहेगी, तो आप ध्यान रखें इस बात का, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और मेरे प्री बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं उसको भी आप जारी रखना। फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, आपको प्री बोर्ड के पेपर मिल जाएंगे ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है।